आज देखें सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं इस वक्त मेरा ख्याल है टर्की पहुंच गए हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ब्लिंकन। और उनका ये जो दौरा है ये टर्की, फिर उसके बाद यूनान, ये कोई एक हफ्ता मशरिक़ वस्ता में रहेंगे या मगरबी एशिया में रहेंगे। मैं मशरिक़ वस्ता, अब पूरी कोशिश है कि ये लफ्ज़ मुँह से मेरे मतलब मैं इसको कम इस्तेमाल करूँ। अच्छा, उसके बाद वो उर्दन जाएंगे, उसके बाद वो कतर आएंगे, फिर वो मुत्तहिदा अरब अमारात, और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, और फिर इसराइल, और फिर मगरबी किनारा, और फिर मिस्र। यानी उनका अगर स्टेट डिपार्टमेंट का मैं अलामिया देखूं तो यूएस डिपार्टमेंट स्टडी बता रहा है, फर्स्ट स्लाइड जो है, कि टर्की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुल्कों का दौरा है उनका, 4 से लेके 11 तारीख तक। अच्छा, तो ये अब इस्तांबुल से हम शुरू करते हैं। तो इस्तांबुल तुर्की में, उसके बाद वो गए थे ग्रीस में, फिर ओमान, फिर कतर, फिर अबू धाबी। तवील दौरा है उनका, और ये दौरा उनका फैसला कौन है इस दौरे में बहुत अहम और बड़ा हसास वक्त में ये दौरा उनका हो रहा है। ये मेरे ख्याल से सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो टेन्योर है उसका ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रिप जिसे कहते हैं ना, ये विजिट है कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये अब इसमें बात क्या करेंगे, ये बड़ी ये 3-4 बातें उन्होंने पहले कह दी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिविलियन लाइव्स इन इसराइल, ठीक है, इसराइल के अंदर जो लोग हैं उनकी जिंदगी भी महफूज हो, एंड द वेस्ट बैंक एंड गाजा, ये हो गया नंबर 1 एजेंडा, ठीक है। सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ ऑल रिमेनिंग होस्टेजेस, अच्छा बिल्कुल ठीक है। आवर शेयर्ड कमिटमेंट्स टू फैसिलिटेटिंग द इंक्रीज सस्टेन डिलीवरी ऑफ लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सिविलियंस इन गाजा एंड रिजम्पशन ऑफ essential services and ensuring the Palestinians are not forcibly displaced from Gaza। वो जो बात हो रही थी ना, कॉन्गो भेज देंगे, इधर भेज देंगे, गाजा में ही रहे फलस्तीनी। He will also discuss urgent mechanism to stem violence, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। Calm rhetoric and reduce regional tensions including deterring Houthis attack on commercial shipping in the Red Sea and avoiding escalation in Lebanon। तो ये इनके दौरे का। फिर आगे ये रिफॉर्म करेंगे अमेरिका की कमिटमेंट विद पार्टनर्स टू सेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर पीस इन मिडिल ईस्ट, जो कि क्या इंक्लूड कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव टेंजिबल स्टेप्स टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। एक फलस्तीनी रियासत बनेगी, ठीक है, अलोंगसाइड द स्टेट ऑफ इसराइल, 2 रियासती, विद बोथ लिविंग इन पीस एंड सिक्योरिटी। 2 रियासती सोल्यूशन होगा, पीरियड, खत्म, बस, दैट्स इट। ये वो स्टांस है जो पाकिस्तान का स्टांस है, ये वो स्टांस है जो तमाम दुनिया का स्टांस है। ये स्टांस नहीं है कि जी हम यहाँ पे गजा के अंदर आके और मिटा देंगे और इसराइल की फौज बैठ जाएगी और फलस्तीनियों को निकाल के यहाँ से कॉन्गो भेज देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बीबी नेतन्याहू का तो सारा वो जो था कि कोई नहीं बनेगी, वो तो हो गया ठुस, ठीक है। और अब आ रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, और इस सेक्रेटरी ब्लिंकन का ही जो है ये बाइडेन इंतजामिया का ही के दौर में ये सारा फैलाया हुआ गंद है नेतन्याहू, तो इसको वो खुद ही साफ करेंगे। और ये भी बताएंगे कि 23,000 लोगों पे अब जो ये 11 तारीख से शुरू हो रही है आलमी अदालत के अंदर, जिसको जनूबी अफ्रीका लेके गया था, अमेरिका ने गलत किया है कि उसमें उन्होंने कहा कि हम इसराइल को बैक नहीं करेंगे, इसराइल तो वहाँ लड़ने जा रहा है केस, अमेरिका को चाहिए बीच में से हटे, ठीक है। और ये आलमी अदालत फैसला करे कि क्या जंगी जराइम के अंदर, और वो सपोर्ट ना करे इसमें, इसराइल को बिल्कुल सपोर्ट ना करे, क्योंकि इस पे यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो एक ख़राबी की तरफ हैं। मेरा जो फ्लेचर से जो मैंने मास्टर्स किया था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरा जो थीसिस था उसमें वो थीसिस यही था उस वक्त मेरा कि जी एंटी अमेरिकनिज्म क्यों है इतनी एड देने के बावजूद इस पूरे खत्ते में, और वो एक्चुअली मिडिल ईस्ट के हवाले से ज़्यादा था। तो वो इसलिए है, वो अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों है एंटी अमेरिकनिज्म। तो फिर तो मतलब है कि अब मतलब वो एंटी अमेरिकनिज्म नहीं है, वो पॉलिसीज़ हैं। तो ये पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एंटी अमेरिकनिज्म 2 अलग चीज़ें हैं। अमेरिकनिज्म तो मतलब मूवीज़ देखते हैं, टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, यूएस एड आती है, मतलब डिप्लोमेसी होती है, मतलब 100 चीज़ें। जो न्यू कॉन्स बैठे ना, हॉक्स,
ठीक है ना, मतलब बॉम्ब करो, वॉर, ये इशू है सारा, ठीक है ना। हुकूमतें गिरा देते हैं, हुकूमतें बना देते हैं, तख्ते उलट देते हैं, CIA पता नहीं क्या करे, वो इशू है सारा, इशू एंटी अमेरिकनिज्म। तो फिर उससे आप देखें कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए वहां पे, लेकिन आखिर में वो हार्वर्ड की प्रेसिडेंट फारिग हो गई, उसमें इस्तीफा देना पड़ गया उनको। तो बात यह कि ये इसको अब वो डीएस्केलेट अगर करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की बहुत बड़ी। दूसरा, अब ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो तुर्की पहुंचेंगे, तुर्की ने तो पकड़ा हुआ है 40-45 मोसाद के एजेंट्स को कि जो हमारे मुल्क में जो है वो करने लगे, असैसिनेट करने का प्लान कर रहे थे यहाँ पे हमास के लीडर्स को। अच्छा, तो एक तो ये उनका कंसर्न दूर होगा कि यहाँ पर हमास, अब जाहिर है कि यहाँ पर मोसाद कुछ नहीं करेगी और इसको मामला, और साथ फिर उसके बाद यकीनन ये जो जो ये जो डील रुकी हुई है, ठीक है ना, ब्लैक सी की, उसके ऊपर भी बात होगी। स्वीडन के ऊपर टर्की क्या करता है भी, नेटो, शायद वो भी बात हो, नेटो की मेंबरशिप, वो सारे साइड इश्यूज अभी है गजा, क्योंकि तैयब एर्दोगन जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो मतलब लीडिंग, जब जो फ़लस्तीन का इशू उठाया है किसी ने तो उसमें तैयब एर्दोगन अभी से नहीं, बहुत अरसे से, हमेशा से, तो वहाँ से और उसके बाद फिर वो बाकी जगहों पे जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है इसी दौरान जो है जब ये सारा वाक़या हो रहा है तो ये बात जहन में रहे कि अच्छा, जो अमेरिका ने फिर जो है वो स्ट्राइक की है, और उन्होंने स्ट्राइक की है ये बगदाद के पास स्ट्राइक की है, और वहाँ पर बगदाद के पास जो उनकी स्ट्राइक हुई है, तो ये स्ट्राइक उनकी हुई है, ये हरकतुन नजाबा है। हरकतुन नजाबा जो जमात है, ये बनी थी, हरकतुन नजाबा बनी थी बशारुल असद जो हैं वो उनके करीब रही है, ठीक है। अच्छा, एक तो इराक पे स्ट्राइक हुआ है। अच्छा, मैं इराक की स्ट्राइक से पहले ये आपको ज़रा सीरिया का भी थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि उसके साथ ही ये लिंक हो रही हैं चीज़ें सारी। मैंने उस दिन कहा था कि जब ये हमास और बशारुल असद के दरमियान तलखी पैदा हो गई थी, जब ये यरमुक का मामला हुआ था, तो उस वक्त ये हुआ था सारा कि ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा था जो बशारुल असद हैं, और जो अरब ममालिक हैं वो सपोर्ट कर रहे थे बशारुल असद के अगेंस्ट जो फोर्सेज हैं, लेकिन वो बाद में वो फोर्सेज भी दाइश बन गई, तो अरब ममालिक पीछे हटे, क्योंकि उसमें से एक इंतहा पसंद गिरोह निकल आया सारा, और वो अजीब मारा मारी शुरू हो गई, उससे सबने मिलकर जान छुड़ाई फिर। लेकिन उस दौरान एक थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा हुआ था हमास और जो आप समझ लें कि हिजबुल्लाह के दरमियान, क्योंकि हिजबुल्लाह को तो नहीं निकाला ना यहाँ से, शाम से या बाकी जगह। हिजबुल्लाह ज़ाहिर है कि ईरान अहले तशीद उसमें ज़्यादा हैं, और हमास जो है वो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस पैदा हुआ था। तो उसमें जो हिजबुल्लाह है वो एक ऐसी तंजीम है जो अपने बहुत सारे फैसले इंडिपेंडेंट करती है। ईरान के साथ बड़े ज़बरदस्त उनके ताल्लुकात हैं, बहुत। जब भी मिला सैयद हसन नसरुल्लाह साहब से, लेकिन मेरा एक अमूमी मेरी अपनी राय भी हो सकती है, तो एक वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले ज़रूर करते हैं। यानी वो आप ये समझे ना कि वो जो हैं वो एक तो तवील उनकी तारीख़ है वहाँ पर लेबनान के अंदर, जब ये सद्दाम हुसैन के दौर में जो भी कुछ हुआ, वो गए उनके जो ये वो सारी फैमिलीज़ हैं जिनको सद्दाम हुसैन के दौर में बहुत मजालिम का निशाना बनाया गया, और ये जब मजालिम का निशाना बनाया जा रहा था तो उस वक्त ज़ाहिर है कि वो मतलब वो अलग उनकी जो है ना वो पूरी सोच भी है, और वो जितना वो अब वो और हमास जो है उनकी कोऑर्डिनेशन भी है, और कोऑर्डिनेशन के अंदर वो उन्होंने फ़ौरन रिएक्ट भी नहीं किया, वो रिएक्ट करेंगे लेकिन फौरी रिएक्ट भी नहीं किया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तो जो बगदाद पे स्ट्राइक हुई है, दोबारा बगदाद पे स्ट्राइक हुई है, और वहाँ पर यह हरकत निजाबा के रहनुमाओं को निशाना बनाया। ये हरकत निजाबा जो है ये बनी थी, आप समझ लें कि ये उस दौर में बनी थी जब ये अरब अपराइजिंग और ये सारा शुरू हो रहा था, तो ये बहुत करीब थे बशारुल असद के। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये इराक की कमांड में चले गए, जो इराकी फ़ौज है उसकी कमांड में चले गए। अब ये स्ट्राइक तो कर दी, और वहाँ पे उनके रहनुमा 3-4 रहनुमा उनके हिट हो गए। लेकिन ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा इसमें मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिक फैसला आज हुआ है, आज की तारीख में, आज है 5 जनवरी
5 जनवरी 2024 को इराक के वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि अमरीकी फ़ौज के तमाम अड्डे जो हैं और तमाम फ़ौजी इराक खाली करेंगे। यानी आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान की जंग और अब इराक से उनके जो शिया सूडानी हैं उन्होंने आज कहा है कि तमाम ये हमारे मुल्क में चूँकि प्रॉब्लम का बायस बन रहे हैं वहाँ पे अभी इन्होंने अटैक किया, फिर उसके बाद जवाब भी उन्होंने कहा हम यहाँ पर हम खुद संभाल लेंगे अपना मुल्क, हमारे अंदर कोई खाना इख्तलाफ है हमारे आपस में, हम सब संभालेंगे, यहाँ से अमेरिकन चले जाएँ। तो अमेरिका का को वो उसी तरह से खुदाफिज कहने जा रहे हैं जिस तरह से मालदीव ने इंडिया को कहा है योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो इंडिया की आपको पता है ये जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं ये अपना पहला सरकारी दौरा चाइना का कर रहे हैं, मोहम्मद मौजू। ये चाइना का अगले हफ्ते से इनका चाइना का दौरा, पहला स्टेट विजिट शी जिनपिंग के कहने पे मालदीव। वो मालदीव जहाँ पर इंडिया इन इंडिया आउट, इंडिया इन इंडिया आउट के चक्कर में, और हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मालदीव की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन ओशन में। और मालदीव आप मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं हमेशा, मतलब ये थोड़ा सा एक मोदी सरकार को भी थोड़ा कि ऊपर सर पे बैठ जाओ चढ़ के जाके भूटान के और मालदीव के और इसके, और उसका नतीजा ये निकला कि भूटान के साथ टॉक्स आगे बढ़ रही हैं चाइना की, और इधर जो है ये मालदीव निकल गया, और बेल्ट एंड रोड और ये सारा अगले हफ्ते मालदीव के जो सदन है वहाँ पे होंगे। तो ये सर्विस आर नो मोर रिक्वायर्ड, ये मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए, अमेरिका खुद भी वैसे चाह रहा था विड्रॉ करे, लेकिन यहाँ से एक दफ़ा चले जाए ना, शुरू आगाज़ हो जाए ना, तो फिर जहाँ पर ट्रूप्स रह जाती हैं वो फिर अजीब सा एक इशू हो जाता है कि यहाँ पे क्यों है भाई, यहाँ क्यों ज़रूरत है, यहाँ क्यों ज़रूरत है, यहाँ क्यों ज़रूरत है, इस मुल्क में क्यों है, इसमें। तो ये एक बहरहाल एक बड़ा एक टेंस माहौल है इस वक्त सारा। अमेरिका भी चाहता है कि यहाँ से निकल के किसी तरह वो चाइना की तरफ जाए, वो चाइना कहता है इधर ही इंगेज जाएंगे, चलो इधर ही अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते रहे। तो अब ये सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा बड़ा फैसला कौन है। अच्छा, अब इस फैसले के एक तो ये कि इराक ने ये फैसला कर लिया क्योंकि स्ट्राइक हुई कल दोबारा वहाँ पे, उसमें ये लोग निशाना बने, तो उसमें उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने ये कहा, ये मैं आपको बताऊं, सैयद हसन नसरुल्लाह इसका जवाब ज़रूर देंगे, किस वक्त देंगे मैं नहीं जानता, जवाब ज़रूर आएगा। इसी जैसे कि ईरान में हुआ, ईरान में कल ये जो ब्लास्ट हुए हैं परसों, उसके नतीजे में 93 कुछ फिगर्स शायद ज़्यादा थी कुछ कम हुई हैं, मेरा ख्याल है 93 या 95 के करीब उसमें शहादतें हुई हैं, और बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं। और उसमें ये हुआ कि जी फ़ौरन ही थोड़ी देर के बाद एक वहाँ पे बयान ये आ गया कि ये दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अच्छा, इसको तस्लीम नहीं किया ईरान ने, इसको बिल्कुल ईरान ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा इसके पीछे इसराइल है और हम इसको बाद में ज़रा देख लेंगे, इस सिलसिले को भी बाद में देखेंगे, लेकिन इसके पीछे कोई दाइश वाइश नहीं है। वो तो ये इस तरह का डाल के ना, तो जो भी है, लेकिन दाइश नहीं है, मतलब ईरान का सरकारी मौक़िफ़ आ गया कि दाइश इसके पीछे नहीं है। अच्छा, अब सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले पहले इसराइल एक प्लान के साथ सामने आ गया है, और ये प्लान इसराइल में नहीं बना, ये प्लान मिस्र में बना है, ये प्लान अमेरिका में बना है, ये प्लान रशिया में बना है, इस प्लान के अंदर मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं। लेकिन ये प्लान ऐसा भी नहीं है जैसे गैलेंट ने आज सुना दिया कि ऐसे हमें मंजूर है, ऐसे हमें मंजूर है, ऐसे मंजूर, और पाकिस्तान भी है। ये जो बात हो रही है ना, दो रियासती, मैंने आपसे कहा ना, हुकूमतें, सियासी जमातें, यानी आप यकीन करें कि अदलिया भी यही कहेगी, तो पूरी कौम एक जगह पे खड़ी है कि दो रियासती हल, फ़लस्तीनी रियासत की मौजूदगी लाजिम व मलजूम है अगर आपको इस खित्ते में और दुनिया में अमल लाना है, ठीक है। और इसके साथ ही अब आप ये देखें ना कि आने वाले दिनों ये जिस तरह से OIC डिवाइड नहीं हुई, अरब लीग डिवाइड नहीं हुई, यूरोप, जोसेफ बोरेल भी साथ आ रहे हैं ब्लिंकन के, वो भी लेबनान में पहुंचे हुए हैं, और लेबनान में एक और शख्सियत भी पहुंची हुई है, वो आप जरा वक्फा लें, फिर उसको बताता हूँ। एक शख्सियत ब्लिंकन के आने से पहले पहुंच गई है लेबनान, ठीक है, ब्रेक के बाद, और वो वहाँ जी वो ज़रा लो प्रोफाइल में रहती है शख्सियत, ज़रा रडार से नीचे, लेकिन असल शख्सियत वो है।